हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सुगंधा अग्रवाल वेलकम करती हूँ आपका चैनल में जिसका नाम है सिंपल साइंस। और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं और वो है क्लास 9 का नया चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे कि फोर्स क्या होता है और उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे लॉज ऑफ मोशन में। तो यहाँ पर जो हम पढ़ चुके हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको मोशन के बारे में पढ़ाया था, तो जो हम मोशन में पढ़ चुके हैं उससे ही रिलेटेड चीजें यहाँ पर आएंगी और वो चीजें आएंगी यहाँ पर हम फोर्स में पढ़ेंगे। फोर्स हमने वहां पर नहीं पढ़ा था, वहां पर हमने सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया था। तो अब उन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारे पैरा टर्म्स आई थी UVAST, अब हमें उन्हीं को लेकर चलना है और हमें एक नई चीज डिफाइन करनी है, फोर्स। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, हम यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टर्म डाल देती हूँ, हेडिंग फोर्स। अब एग्जैक्टली फोर्स होता क्या है, तो फोर्स को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म पढ़नी है और वो दो टर्म है हमारे पास, मास और डिस्प्लेसमेंट। मास हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के लिए और डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे फोर्स के लिए। तो मेन टर्म हमारे पास पहले यहाँ पर आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको मोशन वाली वीडियो में पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब हमें अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ निकालनी हो, कम से कम डिस्टेंस निकालनी हो, तो कम से कम लेंथ मेजर करनी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये तो हो गई मोशन की बात। अब हम आते हैं फोर्स वाली बात पर। फोर्स में क्या होता है, हम यहाँ वर्ड ले रहे हैं डिस्प्लेस्ड। अगर सपोज कीजिए हम किसी बच्चे को कहते हैं कि ये बॉल पास कर दो, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी अगर हम कहते हैं कि को प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉल पास करनी, तो पास का मतलब हुआ पहले एक बच्चे ने ली, वहां से जंप करी, दूसरे बच्चे के पास गई, उसने तीसरे को जंप करी, तो क्या कर रहा है, बॉल की पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है, एक से दूसरे पर, दूसरे पर तीसरे पर। तो वो क्या हुआ, पोजीशन डिस्प्लेस हो गई। तो यहाँ पर वो डिस्प्लेस जो है पोजीशन की, वो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑब्जेक्ट का अपनी ही पोजीशन से हट जाना, उसे बोलते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ अब हम बात करते हैं मास की। मास क्या होता है, मास अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने ही वेट के, जो अपने अंदर ही प्लेस्ड रहता है, उसे क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो मैं सिंपली आपको एग्जांपल देती हूँ कि आज मेरा फुटबॉल खेलने का मन है, तो मैं क्या करूंगी, फुटबॉल लेकर आऊंगी, उस पर किक मारूंगी। अगर मैं फुटबॉल पर किक नहीं मारूंगी तो क्या फुटबॉल आगे चलेगी, नहीं चलेगी। तो क्या करेंगे, हम उसको पहले उस पर किक मारेंगे, तो फुटबॉल क्या होगी, जहां पर मैंने फुटबॉल रखी है मैं उसको धक्का दूंगी और वो क्या हो जाएगी, आगे भाग जाएगी। तो मैंने क्या करा, फुटबॉल को उसको किक मारी और वो अपनी पोजीशन से हट गई। तो इसका मतलब है कि जब मैंने उस पर धक्का मारा तो पहले फुटबॉल यहाँ पर थी, अब फुटबॉल हमारी यहाँ पर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है, मैंने उस पर फोर्स लगाया, मैंने उसको क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली, पुश और पुल। पुश और पुल, धक्का देना या खींचना, वो फोर्स है। बट ये पुश और केवल एक ही वर्ड नहीं है, पुश और पुल, केवल इसी से हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। पुश और पुल क्या है, जब तक अगर हम किसी को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, लेकिन जब तक उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो जाए, डिस्प्लेस ना हो जाए, तब तक वो फोर्स नहीं कहलाएगा। खाली अगर मैंने इसको पुश कर दिया, ये थोड़ा सा फोर्स लग गया, इसका मतलब है अगर मैं इसको पुश या पुल कर रही हूं तो अगर ये की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज इट इज कॉल्ड ए फोर्स। क्लियर है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट में क्या होता है, जब तक बॉल बैट पर नहीं लगती है और बैट उसको पुश नहीं करेगा, तब तक उस बॉल की पोजीशन चेंज नहीं होती है। इसका मतलब है बैट ने बॉल पर क्या किया, फोर्स लगाया। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं फोर्स की। तो फोर्स एग्जैक्टली क्या हुआ हमारे पास, कि अगर हम एक पुश और पुल विच डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये पुश और पुल विच डिस्प्लेस द
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं हम फोर्स। अब केवल क्या हम किसी ऑब्जेक्ट पर केवल एक ही फोर्स लगा सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि अगर हम किसी भी कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उस पर हम सिर्फ उसको एक ही बार पुश और पुल करेंगे, या एक और कोई और नहीं लगा सकता, हम ही लगाएंगे और वो आगे हट जाएगी, ऐसा नहीं है। हम एक ऑब्जेक्ट पर रिजल्ट कई सारे फोर्स लगा सकते हैं। सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हमने अटैची ले रखी है, उसमें हमें जाना है, कपड़े भर रखे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं है कि हाँ उठाने के लिए हमें एक ही आदमी उसको पुल करेगा, ज्यादा हैवी है तो उसको 2 आदमी कर सकते हैं। तो अगर उस पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको उनका जो सम होता है, टोटल जो सम होता है, उसे बोलते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। सपोज कीजिए ये F1, ये F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, तो इनको खींचने के लिए, ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स को हम एक और बोलते हैं नेट फोर्स। यहाँ पर अगर नेट फोर्स कहा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। कैसे? एक बैलगाड़ी तो आपने सुनी होगी, आगे बैल पीछे गाड़ी, बुग्गी बंधी होती है, तो आगे एक बैलगाड़ी है, उसको यहाँ पर एक आदमी खींच रहा है, लेकिन इसको सॉरी यहाँ पर एक बैल बना हुआ है और यहाँ पर ये इसे खींच नहीं पा रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 बैल बांध दिए। अब 2 बैल इस गाड़ी को खींच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो बैल हैं इस गाड़ी पर फोर्स लगा रहे हैं दोनों मिलकर। तो अगर हम इनका टोटल फोर्स निकालेंगे तो ये आएगा नेट फोर्स F1 प्लस F2। रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2। इसी बोलते हैं हम नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। एग्जाम्पल्स फोर्स के बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसा पुश या पुल, कहीं पर अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं को धक्का दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी को खींचने में, धक्का देने पर, उस उठाने में अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, अपनी पोजीशन से मूव कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। बट ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हूं और मैं यहाँ आ गई तो ये फोर्स हुआ। ये फोर्स नहीं है, ये मोशन है। ये मोशन है। फोर्स क्या है? पुश और पुल, धक्का देना या खिंचाव करना, उसे बोलते हैं हम मोशन। इसके बाद एक टर्म और आती है इसमें फोर्स में, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड का मतलब होता है बराबर करना, बराबर होना, और अनबैलेंस का मतलब होता है बराबर नहीं होना। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्स का सम 0 हो जाए, सारे फोर्स का सम 0 हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स। और अगर 0 नहीं होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड फोर्स। एक याद कर लीजिए, सारे याद हो जाएंगे। अगर किसी भी सिस्टम पर, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उस पर हम बहुत सारे फोर्स लगा रहे हैं। सपोज कीजिए एक कोई चीज, हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, हमने उस पत्थर है, हम उस पत्थर को खींच रहे हैं, बहुत सारे लोग खींच रहे हैं। खींचने पर अगर हम जितना भी वो फोर्स लगा रहे हैं, जितना डिस्प्लेस कर रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट पत्थर को, तो अगर उनका हम टोटल सबका फोर्स निकालने, अगर वो क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर 0 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा? ये अनबैलेंस्ड फोर्स। उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए अगर 4 लोग फोर्स लगा रहे हैं तो F1 प्लस F3 इज इक्वल टू माइनस F2 प्लस F4। इट्स मीन जो कोई से भी 2 आदमी जो बल लगा रहे हैं उनका वेट इक्वल हो सकता है लास्ट 2 लोगों के फोर्स के बराबर। लेकिन ये कंडीशन जरूरी नहीं है, क्या पता F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू माइनस F4 हो जाए। इसका मतलब है कि जो 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और एक कम फोर्स लगा रहा है, तो वो कंडीशन हो जाएगी हमारी अनबैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगी। दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो क्लियर है यहाँ तक? फोर्स क्या होता है? पुश और पुल, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे। बैलेंस्ड फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पर फोर्स लगा रहे हैं, एक से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मल्टीपल फोर्स लगा रहे हैं, उनका सम अगर 0 हो जाए, वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। और अगर 0 नहीं होता है तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर हमारा ये फोर्स वाला टॉपिक पूरा हुआ। अब इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट कि बैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज
यहाँ पर F कितना है, 0 है। टोटल फोर्स की वैल्यू 0 है, इसलिए F की A की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। और अनबैलेंस्ड में A की वैल्यू 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ एक्शन होता है। तो यहाँ पर जो F है, जो हम F निकालेंगे वो हमेशा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा किससे, बैलेंस फोर्स से। तो बैलेंस फोर्स का मतलब है 0 से बड़ा होगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशन हो गई कि बैलेंस फोर्स जो है वो 0 एक्सेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये क्या करता है, बॉडी का साइज और शेप चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, बॉडी की शेप और साइज इट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। और अनबैलेंस जो है वो स्टेट ऑफ बॉडी की स्टेट चेंज करता है। और इसमें क्या होता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें वो मोशन करने लगेगी, वो उसके अंदर फोर्स लगने लगेगा, और जब फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड फोर्स। और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी एक्सेशन की, इसलिए यहाँ पर बॉडी की ये जो चेंज करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है, उसकी जो रेस्ट की स्टेट है ये उसे चेंज करता है। और यहाँ पर ये शेप और साइज को चेंज करता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में। अब इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो मैंने आपको ये लॉज ऑफ मोशन का हेडिंग डलवा रखा है, ये अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, फोर्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन है क्या, क्यों हमने इनको लॉज ऑफ मोशन ही डाला और कुछ नॉर्मली क्या है। इससे पहले हमने मोशन पढ़ी तो उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, हमने इक्वेशन बनाया था, लेकिन वो रिलेशन किस लॉ पर चलेगा, वो आगे किस बेसिस पर आगे चलेगा, उसके लिए न्यूटन्स ने मोशन के 3 लॉ बनाए। और वो 3 लॉ हमारे पास हैं। पहला लॉ है जो फोर्स से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, सपोज कीजिए मेरे पास ये है, ठीक, ये रेस्ट में रखी हुई है, अगर मैं इस पर कोई भी फोर्स ना लगाऊं, कोई भी इसे पुश या पुल ना करूं, तो क्या ये अपनी स्टेट चेंज करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, तो वहीं की वहीं रहेगी। और अगर ये मूव कर रही है और जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगी तो क्या रुकेगी, लेकिन काफी देर बाद। तो जब इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर हम कोई भी फोर्स ना लगाएं, उसको मोशन के लिए कोई भी फोर्स ना लगाएं। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए हम फोर्स नहीं लगाएंगे। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारा इसका एग्जाम्पल एक नॉर्मली एक फिरकी आती है बच्चों की घुमाने वाली, जिसे हम लट्टू भी बोलते हैं। अगर हम उसको बहुत तेजी से घुमा दें तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है। क्योंकि जब हमने उसे घुमाया तो हमने उसको मोशन में तो हो गया, लेकिन जब तक वो हम उसके और थोड़ा सा टच कर देते हैं फिंगर से अपनी, तो क्या होता है, वो रुक जाता है। इसका मतलब है कि हमने उसको पुश किया, तो जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहेगी, जब तक कि हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। एक्सटर्नल का मतलब हुआ हमारे द्वारा लगने वाला फोर्स, ऑब्जेक्ट का अपना फोर्स नहीं, उसे बोलते हैं इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स होते क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट में अपने आप अंदर से जो फोर्स होता है, जो अपने आप मोशन को क्रिएट करता है, वो हो गया हमारा इंटरनल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर बाहर से लगा जा रहा है, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है या हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, वो हो गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा आ चुका है कि इफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट is in rest, then it remain in rest until a external force does not apply। जब तक एक
एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, तब तक हम वो बॉडी रेस्ट नहीं रहेगी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट कंटिन्यू इट मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ की, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सेकंड लॉ को पढ़ाने से पहले मैं एक टर्म आपको पढ़ा देती हूँ, मोमेंटम। मोमेंटम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संवेग। अब मोमेंटम को पढ़ाने से पहले एक टर्म है फोर्स वाली टर्म जो थी हमारे पास, हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है, इसलिए फोर्स क्या हो गई हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। बट अगर हम NEW न्यूटन लिख रहे हैं, इट इज यूनिट, एंड कैपिटल N डिनोट कर रहे हैं, इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कैपिटल N एंड स्मॉल n। तो सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सेकेंड यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द अदर यूनिट एंड SI यूनिट इज न्यूटन। तो यहाँ पर हम मोस्टली जो यूज करते हैं फोर्स की यूनिट वो करते हैं न्यूटन। नाउ वी कम द पॉइंट मोमेंटम। मोमेंटम एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हम किसी भी बॉल को, एक बॉल आती है दे वाले, हम क्या करते हैं, हमने बॉल ली और उसको हमने दीवार पर फेंकने मारी तो वापस वो लौट कर आएगी। तो पहले हमने जिस स्पीड से हमने बॉल को फेंका वो फिर रिबाउंड हुई हमारे पास आई, तो उसकी स्पीड में, जिसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो क्या कहलाया? हमारा मोमेंटम कहलाया। दैट इज मास मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। इट्स मीन mv माइनस u। तो इसे नोट करते हैं हम P से, स्मॉल p से, और अगर हम कैपिटल P बना देंगे इट इज प्रेशर, तो स्मॉल p से हम डिनोट करते हैं P इज इक्वल टू mv माइनस u। दिस टर्म इज कॉल्ड मोमेंटम। तो यहाँ पर जो हम सेकेंड लॉ में यूज करेंगे वो वर्ड का यूज करेंगे मोमेंटम का। बेसिकली आपने सेकेंड लॉ मोस्टली जो हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, तो बुक्स में मेनली क्या होता है? F इजिकल टू एम में लिखा होता है, बहुत बुक्स में लिखा हुआ है सेकंड लॉ इजिकल टू F इजिकल टू एम में, बट होता है F इजिकल टू एम में ही है। लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे कि F इजिकल टू एम में ही आएगा? तो वो हम प्रूफ करेंगे मोमेंटम से। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर साथ में ही पूरा हो चुका है, मोमेंटम। नाउ जो सेकंड लॉ है वो है कि किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम है, बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, उसके जो चेंज होने का रेट है, वो किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब है कि जो अगर हम किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने पर जो भी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में, वो फोर्स किसके बराबर होगा? उस बॉडी के मोमेंटम की चेंज के बराबर। कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है, कितने रेट से मोमेंटम में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ। अब हम यहाँ पर इसे प्रूफ करेंगे। अब चेंज की मैं बात कर रही हूँ तो चेंज के लिए लगा देंगे यहाँ पर डेल्टा, इट्स डिनोट्स द चेंज इन द मोमेंटम एंड टाइम। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P इज इक्वल टू mv माइनस u, ये वैल्यू हम P की यहाँ पर प्रूफ करेंगे मोमेंटम की। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा mv माइनस u अपॉन t। अब हम क्या करेंगे? m मास है, मास तो चेंज होता नहीं है ऑब्जेक्ट का, तो मास हमने यही रख दिया और हमने इसमें चेंज की, इसमें कर दिया स्पीड में, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और ये हम पैरामीटर में पढ़ चुके थे मोशन के, दिस इज एक्सीलरेशन ए। तो फॉर्मूला बनकर आ गया F इज इक्वल टू एम ए। बहुत सिंपल है और प्रूफ करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल टू एम ए। अब हम एक उल्टा काम करते हैं कि अब हम इस सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूफ करेंगे। सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूफ करेंगे। अभी हमने सिर्फ थ्योरी में पढ़ा कि फर्स्ट लॉ क्या है। अगर हम बॉडी पर डिस्प्लेस करेंगे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है, अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मोशन में करती रहेगी जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाएंगे। तो अब हम उसी को फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से निकालेंगे। कैसे? देखिए, अब जो हमारा सेकंड लॉ था वो है, हम उसको उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में लेके चलेंगे। F यहाँ पर देंगे हम
डिडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे निकालेंगे। तो नाउ अब देखिए सेकेंड लॉ है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, अभी हमने प्रूफ किया है, और ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v माइनस यू अपॉन टी। तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी v माइनस यू अपॉन टी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर हम इस बॉडी पर कोई भी फोर्स ना लगाएं, कोई ये बॉडी मूव कर रही है, करती रहेगी, अगर हम इस पर कोई फोर्स ना लगाएं तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हमने जीरो कर दिया, तो एम v माइनस यू टी इज इक्वल टू जीरो, तो सारे जीरो हो जाएगा। लेकिन जब भी दो टर्म इस तरह से आती हैं तो इनमें से एक टर्म जीरो के बराबर नहीं होगी। अगर दोनों ही टर्म जीरो के बराबर कर देंगे तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, किसी की भी नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर m जीरो नहीं होगा, मास जीरो नहीं होगा, तब v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू हम जीरो के बराबर रख देंगे और v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा u। इट्स मीन कि अगर हम किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो है तो बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रहेगी। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड लॉ कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम शुरू करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी आपने देखा है हम चलते हैं तो हमारा एक पैर आगे की ओर होता है, पैर पीछे की ओर होता है। नॉर्मली चलते हैं ऐसे ही चलते हैं, सभी लोग ऐसे चलते हैं। लेकिन अगर हम अपने पैरों को बांध दें, अगर हम दोनों पैरों के साथ बांध दें चलने, तो क्या इज इट पॉसिबल, चलना पॉसिबल है? नहीं है। ये सब किसकी वजह से है? मोशन की वजह से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। सेकेंड एग्जाम्पल, जब हम तैरते हैं, स्विम करते हैं, तो हम हाथों को ऐसे चलाते हैं, एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, यानी हम तैरते हैं तो हमारे हाथ आगे की तरफ होते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं, यानी हम पानी को पीछे की ओर ढकेल रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। जब तो हम आगे पहुंचते हैं, ऐसा होना कि हम एक जगह अगर हाथ रखते रहेंगे तो क्या होगा, तैर ही नहीं पाएंगे। तो वो तैरना किसके ऊपर बेस्ड है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। ये एग्जांपल्स हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। नॉर्मली हम जो डेली लाइफ में है वही चीज है। अब अगर हम जब बोट, अगर नॉर्मली हम बोट में जा रहे हैं, बैठकर घूमने जा रहे हैं बोट में, रिवर में, अब हमें बोट से उतरना है, हमसे बोट वाले ने बोल दिया कि किनारे पे उतरना है, आपको कूदना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, हम एक पैर को पहले आगे बढ़ाएंगे और दूसरा पैर जब हम कूदेंगे तो बोट अपने आप ही पीछे हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। वो किसकी वजह से हो रही है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। वो इसलिए क्योंकि थर्ड लॉ क्या है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी भी पहली वाली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी? अपोजिट। इट्स मीन अगर हम चल रहे हैं, हम यहाँ पर हमारे दो पैर ये हो गए, तो अगर हम आगे चल रहे, ये पैर हमारा आगे है, ये पैर हमारा पीछे है, तो जैसे हम आगे चल रहे हैं तो ये जो फोर्स है, जो हम पैरों से अपना फोर्स लगा रहे हैं नीचे अर्थ पर, तो ये अर्थ भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। तो जिसलिए हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। एक्शन पर रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। एक्शन पर एक्शन का मतलब हम एक्ट कर रहे हैं और वो हमारा रिएक्ट कर रही है, इसलिए इसका बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। इसका मतलब होता है टू एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? अपोजिट होगी। अब देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन टू एवरी एक्शन
देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हम अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी भी हम पर अपोजिट फोर्स लगाएगी। स्विम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे स्विमिंग करने के लिए तो हमारे जो हाथ है वो पानी को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। जब पानी को हम पीछे की ओर धकेल रहे हैं तो पानी भी क्या कर रहा है, हमें आगे की ओर पुश कर रहा है, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है हमने पानी पर फोर्स लगाया, पानी ने हम पर फोर्स लगाया, इसलिए हम आगे बढ़ गए और ये हो गया हमारा एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ऐसे ही बोट वाला एग्जांपल है कि जब हम बोट से कूद रहे हैं तो हमने ऐसे धक्का दिया, तो जैसे हमें धक्का दिया पीछे को तो बोट पीछे हो गई और हम आगे कूद गए। तो ये हमारा हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल, एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इनर्शिया पढ़ेंगे। और इसके आगे अभी हमारे पास इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।